तो आज के क्लास में हम और एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी के हिसाब से, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अभी तक हमने जो इंटीग्रेशन सीखा था उस चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, या फिर बोल सकते हो अलग अलग तरीकों से हम कहाँ कहाँ इंटीग्रेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। और आपके सिलेबस में, क्लास 12th के सिलेबस में हमें बस एक ही एप्लीकेशन सीखना है जो कि है एरिया अंडर द कर्व। अब ये जो एरिया अंडर द कर्व है, ये टॉपिक पढ़ने के लिए या समझने के लिए हमें क्लास 11th का जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है, जो कि एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये वाला सेक्शन, सर्कल, इन सब का दिमाग में होना जरूरी है, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। और हालांकि मुझे ये पूरा भरोसा है कुछ याद नहीं होगा, तो पहले हम 11th के कुछ इक्वेशंस और कुछ ग्राफ्स, हम बोल सकते हो कुछ फिगर्स, जो जाने पहचाने फिगर्स हैं उसको समझेंगे और उसको देखेंगे और उसके क्या बेसिक इक्वेशन होते हैं उसको समझेंगे। उसके बाद जाके हम चलेंगे, स्टार्ट करेंगे एरियाज अंडर द कर्व। अच्छा, उधर जानने से पहले टॉपिक का थोड़ा एक ओवरव्यू कर लेते हैं। एरिया अंडर द कर्व होता क्या है? मान लो आपके पास ये कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मान लो आपके पास एक कोई कर्व है, मान लो ये कर्व हो गया, ठीक है। और आपको पता करना है यहां से यहां के बीच में, इधर यहां पे एक लाइन ड्रॉ किए, यहां पे ये लाइन ड्रॉ किए। मान लो इसका जो इक्वेशन है यह है कर्व का इक्वेशन, मान लो एफ एक्स है, कोई भी एक फंक्शन है एक्स के रिलेटेड। अब ये हो गया मान लो पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। अगर मुझे ये वाला एरिया कितना है, इस कर्व के अंडर इतने, ये एरिया कितना है, वो कैसे मैं निकाल सकता हूं? बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, जो कि होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स विथ लिमिट ऑफ ए से लेके बी। अब ये कैसे हुआ इसको जरा समझते हैं। मान लो अब मैं अगर ये पूरा का एरिया निकालना तो नामुमकिन है, क्योंकि ये कोई रेगुलर शेप नहीं है। अगर रेक्टेंगल होता या कोई रेगुलर शेप होता तो आराम से निकाल देते, लेकिन इसको कैसे एरिया निकाला जाएगा वो जरा समझते हैं। मान लो मैं यहां पे एक छोटा सा स्ट्रिप ले लूं, या बोल सकते हो एक छोटा सा पार्ट ले लूं, इतना। अब ये जो छोटा सा चीज बना, ये एक रेक्टेंगल की तरह होगा या नहीं होगा? और ये वाला जो पोर्शन होगा ये कर्व्ड ना होके, मैं यहां पे अगर स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर दूं तो ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल होंगे, तो ये रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल का एरिया मैं निकाल सकता हूं। अब अगर मैं ऐसे हर छोटे छोटे एरिया रेक्टेंगल में इस एरिया को, या बोल सकते हो इस पार्ट को तोड़ दूं, तो हर छोटा छोटा रेक्टेंगल का कुछ ना कुछ एरिया होगा जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हर छोटे छोटे एरिया को, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? एरिया अंडर दिस कर्व मिल जाएगा। और वही सेम चीज हम इंटीग्रेशन में करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे चीजों को ऐड करना। तो यहां पे छोटे छोटे रेक्टेंगल के एरिया को ऐड करके हम इस कर्व के अंडर जो एरिया है वो निकाल रहे हैं। तो वही सेम चीज हम कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यही कहानी हमें करना है, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कर्व्स के बारे में हमें पता होना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि आपका आता है पैराबोला। अब ये पैराबोला क्या चीज है, कैसे दिखता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, वो थोड़ा याद रखना या दिमाग में होना जरूरी है। तो कॉपी में ड्रॉ करते हुए जाना, क्योंकि आगे जब हम करेंगे तो रेफरेंस के लिए कॉपी में होगा तो याद होगा, सो कर लोगे, ठीक है। जैसे मान लो पैराबोला की बात करेंगे पहले। अब पैराबोला हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है राइट हैंडेड पैराबोला और दूसरा होता है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, और उसके साथ साथ एक होता है अपवर्ड पैराबोला और एक डाउनवर्ड पैराबोला। मैं एक ही पैराबोला में सबको समझा देता हूं, बाकी सारे में वही सेम चीज आ जाएगा। मान लो ये आपका एक पैराबोला है कुछ ऐसा, ठीक है। इसको कौन सा पैराबोला हम बोलेंगे? राइट हैंडेड पैराबोला। ये क्या है? राइट हैंडेड पैराबोला।
ठीक है, ये उसका वर्टेक्स होता है, ओरिजिन 0,0। इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स बोला जाता है। यहां से यहां तक का एक दूरी अगर मैं लूं और यहां से ये डिस्टेंस अगर a हो तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होता है, a,0। और अगर इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। इस फोकस पे से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो यहां पे ये पैराबोला को दो पार्ट में कट कर रहा है या दो पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ये और एक ये। इसका कोऑर्डिनेट या इसका जो लेंथ होता है इसको हम बोलते हैं लैटस रेक्टम। क्या बोलते हैं, लैटस रेक्टम। और इसका जो लेंथ होता है, लैटस रेक्टम का जो लेंथ होता है वो हमारा होता है 4a के बराबर। ठीक है, और इस वाले लाइन को, ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब कोई भी पॉइंट से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं जो कि इसके साथ एक्सिस ऑफ पैराबोला के साथ परपेंडिकुलर हो और पैराबोला को दो पॉइंट पे कट कर रहा हो, अगर कोई भी दो पॉइंट पे कट कर रहा हो, देन हम उसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। इसको बोला जाता है डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट बोला जाता है। और इसका और कुछ बचा है नहीं, जो इक्वेशन होता है राइट हैंडेड पैराबोला का, जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। यह आपका राइट हैंडेड पैराबोला का इक्वेशन होता है। वैसे ही अगर मैं इस तरफ भी एक पैराबोला बनाऊं, मान लो इस तरफ भी एक पैराबोला बनाऊं, वैसे ही इसका भी एक क्या आएगा, फोकस आएगा, उसका भी एक लैटस रेक्टम आएगा, उसका भी एक डबल ऑर्डिनेट आएगा। इस तरफ जो है इस तरफ वही आएगा, लेकिन क्या चेंज होगा, इसका जो फोकस का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, -a,0 हो जाएगा। और इस पैराबोला को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। और इसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ठीक है, अब वैसे ही जैसे लेफ्ट साइड और राइट साइड था, वैसे ही अपवर्ड और डाउनवर्ड भी होता है। जैसे ये वाला, इसको हम बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला। इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला। इसका जो फोकस होगा, ये वाला पोर्शन जो फोकस होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा, 0,a ये हो जाएगा। और इसका जो फोकस होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएगा, 0,-a ये हो जाएगा। वैसे ही इसका ये हो गया उसका लैटस रेक्टम और ये हो गया उसका डबल ऑर्डिनेट। वैसे ये हो गया उसका लैटस रेक्टम, ये हो गया उसका डबल ऑर्डिनेट। अब ये वाला जो नामकरण है, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, लैटस रेक्टम क्या होता है, इन सबको दिमाग में रखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट ये नाम भी या वर्ड्स भी इस्तेमाल कर देता है। अब इसका जो अपवर्ड पैराबोला को जो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। दूसरा जो डाउनवर्ड पैराबोला है उसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, और ये इक्वेशन में दिमाग में रहना जरूरी है, कौन सा फिगर का क्या जनरल इक्वेशन है। ठीक है, इसी सबको हम इस्तेमाल करेंगे आगे, और इसीलिए मैं ये सब बता भी रहा हूं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर और आगे चलेंगे। चलो, अब लग रहा होगा कि ये सब क्यों बता रहा हूं, थोड़ी देर वेट कर लो, देख लोगे, पता चल जाएगा क्यों मैं ये सब बता रहा हूं तुम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर्कल। अगर मान लो ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और मैं एक सर्कल ऐसा बना रहा हूं,
ये सर्कल का ये हो गया ओरिजिन 0,0, ये हो गया उसका क्या, मान लो रेडियस लेंथ r, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर r क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल ये होता है। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया आपका होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका अगर कोऑर्डिनेट निकाले, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, r,0, ये हो जाएगा 0,r, ये हो जाएगा -r,0, और ये हो जाएगा आपका सॉरी -r,0, हाँ 0,-r, ठीक है। ये सर्कल का कहानी है, सर्कल का ये जनरल इक्वेशन होता है। उसके बाद और एक नेक्स्ट चीज आता है एलिप्स। अब जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो बेसिकली पैराबोला, एलिप्स, इन दोनों को मिला के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो कैसे बनता है वो अभी देखेंगे थोड़ी देर में। इसका जो जनरल इक्वेशन होता है एलिप्स का क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये कंडीशन क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए ग्रेटर देन बी हो तो हमें यहां पे कैसा एलिप्स मिलेगा, तो हमें यहां पे ऐसे ये वाला एलिप्स मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका ओरिजिन 0,0। इसके एलिप्स के कितने सेंटर्स होते हैं, 2 सेंटर होते हैं, एक यहां पे दूसरा यहां पे। जो छोटा वाला एक्सिस है, जो छोटा वाला पोर्शन है उसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस, और ये जो बड़ा वाला एक्सिस है इसको हम बोलेंगे मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स। इसका ये वाला जो कोऑर्डिनेट अगर मान लो a,0 हुआ तो ये वाला कोऑर्डिनेट आपका होता है -a,0, और ये जो पॉइंट्स है इसको हम बोलते हैं फोकस, ये भी फोकस होता है, इसको भी हम फोकस ही बोलते हैं। इस वाले फोकस का जो कोऑर्डिनेट है वो होता है आपका a,e,0, और इसका जो फोकस है इसका कोऑर्डिनेट है -a,e,0। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जहां पे ये माइनर एक्सिस को कट कर रहा है या वाई एक्सिस को कट कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट होता है 0,-b, और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,b, ठीक है। ये आपका जनरल इक्वेशन ऑफ ए एलिप्स आ गया। अब एलिप्स का दूसरा भी और एक फॉर्म है जिसका इक्वेशन वही सेम है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लेकिन अगर कंडीशन यहां पे b इज ग्रेटर देन a हो जाए, ठीक है, देन वो एलिप्स आपका कैसा बनेगा, वो एलिप्स आपका कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब ये वाला एक्सिस आपका माइनर एक्सिस हो जाएगा, और ये वाला एक्सिस आपका मेजर एक्सिस हो जाएगा, मेजर एक्सिस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका फोकस यहां पे, और यहां पे फोकस का कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएगा, 0,a, इसका हो जाएगा 0,-a, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,a, ठीक है, सॉरी 0,b, गलत बोल दिया, -b, और ये वाला कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा a,0, और ये वाला कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा -a,0, ये वाला कोऑर्डिनेट होगा 0,b, और ये वाला कोऑर्डिनेट होगा 0,-b, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट है एलिप्स के लिए, ये वाला एलिप्स की कंडीशन का ग्राफ है। अब ये डायग्राम में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करोगे अगर डायग्राम आपको पता हो तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओ, इसलिए ये सब मैं बता रहा हूं अभी 15 घंटा यूज करके। पढ़ाने में इस टॉपिक में कोई बड़ी बात नहीं। अब अगर ये डायग्राम दिमाग में नहीं हो, अगर आपको कोई इक्वेशन पढ़ के अगर दिमाग में उसका ग्राफ या डायग्राम नहीं आ रहा तो वो ये चैप्टर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए ये सब कहानी बताई गई, ठीक है।
इसको बना लो। चलो, तो ये तो हमने बेसिक कुछ कर्व्स के ग्राफ और इक्वेशन देख लिए। अब उसको कहां पे वो कैसे यूज होगा, या फिर इस चैप्टर में हमें क्वेश्चन कैसे मिलेंगे और हम उसको आसानी से सॉल्व कैसे कर ले, वो सीखेंगे। ठीक है, बच्चों को इस चैप्टर में बड़ा दिक्कत होता है क्योंकि वो ये कर्व उनको दिमाग में नहीं होता, इसलिए मैंने पहले कर्व बता दिया और उसके बाद हम क्वेश्चंस इस पे लगाएंगे ताकि समझ में आ जाए, और क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं और हम उसको अटेम्प्ट कैसे करें। ठीक है, जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, यूजिंग इंटीग्रेशन, क्वेश्चन के साथ साथ चलते हैं, उसके साथ साथ आप सीख भी जाओगे कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यूजिंग इंटीग्रेशन, find the area of region bounded by y square equal to 16x and x equal to 4। ठीक है, अब मान लो ये क्वेश्चन आपको गिवन है, क्या बोला है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड x इक्वल टू 4। अब अगर आपको जो बेसिक इक्वेशन, अब अगर यहां पे आप इक्वेशन देखो, बाउंडेड बाय रीजन एक तो ये है और एक दूसरा ये है ना। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि y स्क्वायर इक्वल टू 16x ये दिखता कैसा है, तो आप एरिया निकालोगे कैसे। अगर आप छोटे क्लासेस में चले जाओ, एरिया वॉल्यूम जैसे निकालते थे, तब डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। जब तक आपके दिमाग में वो डायग्राम ड्रॉ नहीं होता या पेपर में डायग्राम आप नहीं बना लेते, तब एरिया निकालना मुश्किल होता था, है ना। अब मैं अगर सिलेंडर बोल दूं तो दिमाग में एक पिक्चर आ जाता है कि सिलेंडर कुछ ऐसा दिखता है। मैं अगर स्पीयर बोल दूं तो कुछ ऐसा आ जाता है ना। लेकिन अगर मैं ये इक्वेशन बोलूं तो दिमाग में क्या पिक्चर आएगा, कुछ नहीं। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, और यहां पे तो कोई लिखा भी नहीं है ना कि ये कैसा इक्वेशन है, ये किसका इक्वेशन है, तो इसीलिए मैंने इसके पहले आधा घंटा यूज करके वो इक्वेशन सारे बताए थे। अगर देखो y स्क्वायर इक्वल टू 16x किस फॉर्म में दिख रहा है, राइट हैंडेड पैराबोला के फॉर्म में। अगर ध्यान दो, राइट हैंडेड पैराबोला का इक्वेशन क्या होता था, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता था। तो क्या ये इस फॉर्म में है, और x इक्वल टू 4 एक स्ट्रेट लाइन होगा। अगर आप एक ग्राफ बनाओ, ये हो गया 0 1 2 3 4, तो x इक्वल टू 4 ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा, ये इक्वेशन। तो इसीलिए मैं वहां पे इससे पहले आधा घंटा इस्तेमाल किया। ठीक है, तो पहला काम, जब भी आपको क्वेश्चन मिलता है तो आपको पहला काम क्या करना है, ड्रॉ, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं एल्गोरिथम या फिर स्टेप्स टू सॉल्व ए एरिया अंडर कर्व क्वेश्चन, एरिया अंडर कर्व क्वेश्चन। अब देखो इस टॉपिक में से बोर्ड में ना एक क्वेश्चन आता ही आता है 5 बार, लॉन्ग क्वेश्चन है ये, तो इसको प्रैक्टिस कर लो। एक लॉन्ग क्वेश्चन बन गया, 5 मार्क आपका आने ही आने हैं, और बड़ा ही इजी टॉपिक है। ठीक है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है और दिमाग में कुछ चीजें होने की जरूरत है। तो पहला चीज आपको इसमें क्या करना है, ड्रॉ ए रफ डायग्राम, ड्रॉ ए रफ डायग्राम। ठीक है, एक रफ डायग्राम बनाने के लिए बोल रहा है। तो यहां से क्वेश्चन पढ़ के हमें 2 इक्वेशन पता चल रहा है, एक है राइट हैंडेड कर्व या राइट हैंडेड पैराबोला और दूसरा है स्ट्रेट लाइन। तो मैं यहां पे एक डायग्राम बना देता हूं, रफ डायग्राम। ये हो गया हमारा एक पैराबोला जिसका इक्वेशन है, मान लो y स्क्वायर इक्वल टू 16x। अब ये रफ डायग्राम है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट डायग्राम बनाना है, कोई जरूरत नहीं है, एक रफ डायग्राम ही बनाना है। ठीक है, ये हो गया उसका वर्टेक्स 0,0
और एक x इक्वल टू 4, मतलब मान लो यहां पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूं 4 और यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं ऐसे, x इक्वल टू ये हो गया 4 आपका, ये 4 पॉइंट, x एक्सिस है ना ये वाला, तो ये हो गया 4। अब क्या पूछा है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड दिस। तो एरिया कौन सा हो गया, ये वाला टोटल एरिया हो गया, ये कर्व और ये स्ट्रेट लाइन के बीच में जो एरिया बना है उस एरिया का उस ग्राफ का या उस पिक्चर का एरिया निकालना है। समझ आया या नहीं आया? तो पहला काम क्या करना है, आपको एक रफ डायग्राम बना देना है या रफ स्केच बना देना है, ठीक है। उसके बाद बोला है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दूसरा चीज आपको क्या करना है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब वो दोनों इक्वेशन या दोनों ग्राफ तो नहीं, जो डायग्राम है वो कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक तो यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक दूसरा यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो पहले हम वो दोनों पॉइंट निकालेंगे। अब देखो यहां पे x इक्वल टू 4 गिवन है, सॉल्यूशन पे आते हैं। हमें इक्वेशन ऑफ द कर्व कितना पता है, y स्क्वायर इक्वल टू 16x है ना। तो ये वाला इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट तो हमें पता है 4 और इसका भी x कोऑर्डिनेट -4, सॉरी इसका x कोऑर्डिनेट ये वाला जो पॉइंट होगा और ये वाला जो पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4 ही होगा ना, 4 और 4, क्योंकि x में x दूरी कितना है इस पॉइंट का 4 और वैसे ही x दूरी इस पॉइंट का कितना है 4। जो चेंज होगा y में चेंज होगा ना। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? अब y स्क्वायर इक्वल टू 16x गिवन है। अगर ये पॉइंट इस लाइन में भी लाई कर रहा है और इस पैराबोला पे भी लाई कर रहा है, जो कि इक्वेशन है x इक्वल टू 4, तो मुझे यहां पे y कोऑर्डिनेट अगर मैं इधर x का वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे y का कोऑर्डिनेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दैट विल बी इक्वल टू 16 इंटू 4, कितना हो जाएगा 64 होगा। तो y इक्वल टू कितना हो गया 64 का रूट ओवर विच इज इक्वल टू ±8 होगा या नहीं होगा। तो y कोऑर्डिनेट मेरा क्या क्या हो गया, +8 और एक -8। ऑब्वियस ही बात है +8 ऊपर की तरफ होगा और दूसरा नीचे की तरफ -8 होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे क्या क्या हो गए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे क्या क्या हो गए, एक है 4,8 एंड 4,-8, यहां तक सॉरी -8, यहां तक समझ आया या नहीं आया? Yes, sir. चलो उसके बाद नेक्स्ट क्या चेक करना है, चेक फॉर सिमेट्री। चेक फॉर सिमेट्री। अब सिमेट्री क्या होता है इसको जरा समझते हैं। जैसे कि हमें पता है हम इंसान क्या है, बायलैटरल सिमेट्री, मतलब अगर मुझे यहां से बीच में से फाड़ दो या कोई भी ह्यूमन बीइंग को अगर बीच में से फाड़ दो वो 2 इक्वल पार्ट में टूट जाएगा। वैसे ही यहां पे ग्राफ में ये चेक करना है कि क्या यहां पे कोई सिमेट्री मौजूद है या नहीं है। उसे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो सिमेट्री चेक करना, अगर सिमेट्री नहीं है देन हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, अगर सिमेट्री है देन वेल एंड गुड, क्योंकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे सिमेट्री मौजूद है। ये वाला पोर्शन देख लो, यहां से लेके ये जो राइट हैंडेड पैराबोला होता है, या याद रख लेना जो पैराबोला होता है वो एक्सिस ऑफ द पैराबोला से क्या होता है, सिमेट्री होता है। मतलब एक्सिस के ऊपर जितना पार्ट होगा एक्सिस के नीचे भी उतना पार्ट होगा, पैराबोला में ये होता है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे, सिंस द पैराबोला इज सिमेट्रिकल, यहां पे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अब ये जो मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं ना, एग्जाम हॉल में एग्जैक्ट ऐसे फॉर्मेट में लिखना है, इसलिए मैं यहां पे ऐसे लिख रहा हूं बोर्ड में, ठीक है।
दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, द पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। ये देख लो डायग्राम में, ये एक्स एक्सिस है, इसके अबाउट सिमेट्रिकल है, मतलब यहां से यहां तक का एरिया जितना होगा यहां से यहां तक का एरिया उतना होगा, इसलिए क्या बोला गया, द पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स एक्स एक्सिस। चेक फॉर सिमेट्री हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करोगे, ड्रॉ ए रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, ड्रॉ ए रेक्टेंगुलर स्ट्रिप in the region at some point p x, y। अब ये क्या है, इसको जरा समझना। नेक्स्ट चीज आपको क्या करना है, इधर नेक्स्ट चीज आपको यहां पे इस डायग्राम पे एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाना है, ठीक है। और रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कैसा बनाओगे, देखो अब हमें यहां से y का लेंथ पता है ना, तो मैं यहां पे क्या बनाता हूं, एक ऐसा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाता हूं, ऐसा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाऊंगा ताकि एक एंड ऑफ द रेक्टेंगल कहां पे टच कर रहा होगा, कर्व पे टच कर रहा होगा, और जो दूसरा एंड होगा वो किसी एक्सिस पे टच कर रहा होगा। अब यहां पे हम किस एक्सिस पे मूव कर रहे हैं मतलब किस एक्सिस पे हम काम कर रहे हैं, किस एक्सिस के अलोंग सब हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है ना, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। तो मैंने एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लिया जो कि इस एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और दूसरा इस कर्व को या बोल सकते हो पैराबोला को टच कर रहा है, ठीक है। और इस पॉइंट को मैं क्या नाम दे दूंगा, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं पी एक्स कॉमा वाई। ये जो पॉइंट है ये लेट है, मतलब ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है ये पैराबोला को इस पॉइंट पे टच कर रहा है, किस पॉइंट पे, पी एक्स कॉमा वाई पे टच कर रहा है, ठीक है। और लेट इसका जो विड्थ होगा रेक्टेंगल का वो कितना हो जाएगा, dx, ठीक है। इसका विड्थ कितना हो गया, dx हो गया, और इसका लेंथ कितना हो जाएगा, आज बिकॉज मैंने एक्स वाई लिया हुआ है, x इतना हो गया, y क्या हो गया, उसका हाइट हो गया, y होगा या नहीं होगा। यहां तक समझ आया या नहीं आया, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है टेकिंग ए रेक्टेंगुलर स्ट्रिप क्वेश्चन का। तो अब यहां पे एरिया ऑफ द, नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, यहां पे हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। अच्छा, यहां पे ड्रॉ ए रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हो गया। उसके बाद जो फोर्थ या फिफ्थ पॉइंट होगा, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना रेक्टेंगल का, तो लेंथ हमारा कितना है y और ब्रेड्थ कितना है dx, दैट इज इक्वल टू y इंटू dx। ये हो गया। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मुझे कितना मिल गया, y इंटू dx। यहां तक समझ आया या नहीं आया? उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया निकालने के बाद आपको क्या करना है, फाइंड द लिमिट between which rectangular strip can move। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कैन मूव। अब इसका मतलब क्या है जरा समझते हैं। अब इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को अगर मैं मान लूं ये एक पेन है, ठीक है, इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को मैं कैसे मूव कर सकता हूं, एक तो वो जाके इधर इतना बाउंड्री तक जा सकता है, मतलब ये जो लाइन है
उस बाउंड्री तक जा सकता है और फिर इस तरफ आके कहां तक आ सकता है, ओरिजिन तक आ सकता है ना। तो यहां पे बेसिकली बात यह बोलना चाह रहा है कि इसका लिमिट निकालो या फिर ये निकालो कि ये एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक मूव कर पा रहा है। तो एक्स एक्सिस में कहां से कहां मूव कर पाएगा, ओरिजिन से 4 तक मूव कर पाएगा, उसके आगे तो नहीं जा पाएगा क्योंकि बाउंड्री है। अब सोचो घर का बाउंड्री है, बाउंड्री से बाहर आप बिना कूदे तो नहीं जा सकते ना, बिना कूदे तो नहीं जा सकते। तो बाउंड्री कैसे, तो आपका जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ दिस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कहां से कहां होगा, 0 से लेके 4 तक होगा या नहीं होगा। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, नाउ फाइंड द लिमिट्स लिखा है ना। नाउ द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कैन मूव फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4, ये होगा, ये हमारा लिमिट बन गया। तो अब क्या करना है, नेक्स्ट इंटीग्रेट द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप with proper limits। तो इसका मतलब क्या हो गया, मुझे y डॉट dx को, therefore y इंटू dx को इंटीग्रेट करना है, क्या, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक। लेकिन y इक्वल टू y इंटू dx, y का वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ x, 16x का रूट ओवर वाई स्क्वायर। अगर 16x है तो y इक्वल टू कितना होगा, 16x का रूट ओवर, विच इज इक्वल टू कितना, 4 रूट एक्स, हाँ या ना। तो y के जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं, 4 रूट एक्स, दैट इज इक्वल टू 0 से लेके 4 रूट एक्स dx। इसको अगर इंटीग्रेट करें तो कहां क्या होगा, 0 से लेके 4 कांस्टेंट बाहर आ गया, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कितना होगा रूट एक्स का इंटीग्रेशन, इतना तो बता ही सकते हो। अरे एक्स टू दी, अच्छा इसको ऐसे कर दो, चलो बता ही देता हूं, एक्स टू दी पावर 1/2 dx, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 4x टू दी पावर 3/2 बाय 3/2 विथ लिमिट 0 से लेके 4। अब यहां पे लिमिट्स पुट करो, लिमिट्स पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 टू द पावर 3/2 बाय 3/2 माइनस 0 टू द पावर 3/2 बाय 3/2। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2/3 इंटू 4 टू द पावर 3/2, ये होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। अब 4 टू द पावर, हाँ हुआ, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2/3 इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4 टू द पावर 3/2 को 4 टू द पावर 1/2 का क्यूब लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, और 4 का टू द पावर 1/2 मतलब रूट ओवर ऑफ 4, मतलब क्या होता है 2 का क्यूब, तो 4 इंटू 2/3 इंटू 2 का क्यूब मतलब 8 इंटू 8 64/3, ये आ जाएगा स्क्वायर यूनिट, ये आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो जो एरिया हुआ, जो एरिया हमने अभी कैलकुलेट किया, वो कितना एरिया कैलकुलेट किया, वो यहां से लेके यहां तक का एरिया कैलकुलेट किया। समझ आया कैसे कैलकुलेट किया गया या नहीं, क्या समझ आया। अब यहां से यहां, लेकिन मुझे पूछा क्या था, मुझे टोटल का एरिया पूछा था। अब मैंने इसीलिए यहां पे बोला था द पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, तो इसका जितना एरिया होगा इसका एरिया भी उतना ही होगा, होगा या नहीं होगा। देयरफॉर टोटल एरिया
टोटल एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स कितना हो जाएगा 2 इंटू 64/3 स्क्वायर यूनिट होगा या नहीं होगा, विच इज इक्वल टू कितना 8 128/3 स्क्वायर यूनिट। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ आया कैसे सॉल्व करना है? इंटीग्रेट द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। अच्छा, यहां पे और एक चीज भी लिख देना, अगर भूल जाओगे फिर। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन, ठीक है। नहीं तो ये भी भूल गए, अगर ये भूल गए y की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करना है तो घंटा इंटीग्रेट कर पाओगे। तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन गया जो आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। करने का तरीका यही है, ये क्वेश्चन मैंने करके दिखाया और उसके साथ साथ ये इतना स्टेप्स अगर दिमाग में रह गया ना तो आराम से आप कोई भी क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में से कर सकते हो। इसीलिए मुझे पता है एक क्वेश्चन में आपका कुछ नहीं होगा, कि समझ में नहीं आया होगा कि कैसे किया गया। और सिर्फ इसी टाइप के कर्व नहीं आएंगे, और भी बहुत सारे कर्व आएंगे। तो और एक दो क्लास, मतलब नेक्स्ट 2 या 3 क्लासेस हम सॉल्व करेंगे कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो इधर हमें पूछा गया है, और उसको सॉल्व करने का टेक्निक भी सीखेंगे। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है या फिर आपका कोई भी फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस में अपने चैनल पे रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।